वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं मैथ्स की मैराथन। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सभी का निचोड़ आपको इसमें मिलेगा और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। अगर क्वेश्चनों के लेवल की बात करें बच्चों, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है बच्चों, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, खुद भी ट्राई कीजिएगा और जो हम आपको ट्रिक्स बताते हैं उनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो सपना जॉब है वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों इन क्वेश्चंस को ज़रा। यहाँ पे हमें x माइनस में 1/x = 5 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है a² प्लस में b² और माइनस में 2ab। ये फॉर्मूला ध्यान से समझ लें ज़रा। a² प्लस b², यहाँ पे a कितना x है और b कितना है 1/x और किसके इक्वल है बच्चों, ये 25 के इक्वल है। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ से वैल्यू जो आई हमारे पास x² प्लस में 1/x² की 2 को हम इधर लेके चले गए तो ये कितना हो गया बच्चों, देखिएगा 27 आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी है, देखने में क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन हम इसको भी इजी वे में करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा ज़रा इसको। ये क्या है बच्चों, यहाँ से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों, देखिएगा 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 15 होता है। ध्यान से समझो ज़रा, फिर इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूँ, यहाँ से देखो ज़रा, 225 है और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब देखिएगा 225 दे रखा है ना, तो 225 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया बच्चों, अब देखिएगा 169। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आ गया 13। यानी कि हम 1 बाय 1 टर्म को ख़त्म करते चले जाएंगे इसमें से और ये सारे के सारे स्क्वायर रूट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ से हम करेंगे ख़त्म इसको, तो हम इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। ध्यान से समझो ज़रा बच्चों, एक ही स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर रूट में 169 आ गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे और वो कितना आता है बच्चों, देखिएगा 13। समझ रहे हो ना इस बात को, इतने तो याद होंगे 30 तक। तो ये कितना आया बच्चों हमारे पास 121। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। ध्यान से समझो ज़रा। 36 का कितना होता है 6। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 16 और 16 का कितना आता है बच्चों 4 आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आप जितने भी बच्चों आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 400 प्लस में रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं बच्चों, आप उनको देखिएगा। और हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों, चाहे आपको मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, SST हो, साइंस हो, रीजनिंग हो बच्चों, कंप्यूटर हो, हरियाणा GK और नेशनल GK, सभी तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और उनको देखिएगा। ये सभी सब्जेक्ट आपके जो है ना बच्चों तैयारी को बहुत बूस्ट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ एक लैंग्वेज को आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिएगा आपको कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या को भी 175 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारे पास 132 आता है। ठीक है, और अगर उसी संख्या को हम 25 से भाग करें तो फिर शेषफल हमारे पास क्या आएगा। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखिएगा, इस संख्या को ये 25 डिवाइड करता है। सबसे पहले चेक आपने ये करना है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये मिलेगा आपको ऐसे ही कि इस संख्या को ये संख्या डिवाइड करेगी। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना, 132 को आप यहाँ पे उठाइएगा और यहाँ रख दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कि जो पहले वाला शेषफल है ना, जो पहले वाला रिमाइंडर, बस उसको 25 से भाग कर दीजिएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, देखिएगा माइनस करेंगे तो 7। यानी कि ये जो 7 आया है यही आपका आंसर है। ध्यान से समझ लीजिएगा। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, इसी वे से आपने करना है, विदिन सेकंड आप आंसर निकाल पाओगे उसका। और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंकों में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ देखिएगा, पहले लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, थोड़ा सा हम इस वे से करते हैं। कुल हैं हमारे पास कितने भाई 2500, उसमें से 60% ही बचत करते हैं, सिर्फ 60% ही सेविंग करते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका 60% निकालेंगे यहाँ से।
ध्यान से समझो जरा, जो सेविंग कर रहे हैं सिर्फ हम उनका निकाल लेंगे यहाँ से, और वो कितना आया बच्चों देखिएगा 1500। लेकिन क्या है बच्चों आगे ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि कहते हैं भी उन जो 1500 है ना उसमें से भी 30% तो बैंक में बचत करते हैं और 32% करते हैं डाकघर के अंदर बचत। यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, 30% तो बैंक में हो गए, ध्यान से समझते चलो जरा, 32% डाकघर में हो गए, पोस्ट ऑफिस के अंदर हो गए, तो कुल मिला के ये 62% जो लोग हैं वो इन दोनों जगह पे बचत करते हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है इसके अंदर कि जो बाकी बचे हुए शेयरों में जो शेयरधारक हैं उनकी संख्या निकालनी है। कुल होते हैं बच्चों 100, उसमें से 62 को आप माइनस कर दीजिएगा तो बचे कितने बच्चों देखिएगा 38%। और ये जो 38% बचा है यही तो है शेयरधारक, यानी कि हमें इसका 38% निकालना है। तो 38% जो होगा इसका बच्चों वो देखिएगा 15×120 और 12 को इसमें प्लस करोगे तो 570, यानी कि आपका आंसर आएगा 570। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बहुत ईजी वे से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि 100 और 600 के बीच में, 100 और 600 के बीच में यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भी भाग होती हैं और 6 से भी भाग होती हैं। जब कभी कोई भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा आए तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिएगा। एलसीएम का कितना आया बच्चों देखिएगा 12 आया है, ठीक है ना इतनी बात। तो ये कहा जा रहा है आपको कि 100 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से भाग होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की पूछी गई हैं संख्याएं। बहुत ही आसान वे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो ज़रा कि जो ये 100 है इसको आप 12 से भाग कर दो, ठीक है जी। पूरा तो भाग होगा नहीं, 12×8 = 96, यानी कि इससे पहले 8 संख्याएँ ऐसी हैं जो 12 से पूरी भाग हो रही हैं। लेकिन हमें बताना है 100 और 600 के बीच में, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे बच्चों, 600 को भी 12 से भाग कर देंगे, लेकिन ये पूरा भाग हो जाता है देखिएगा 50। लेकिन आपको तो ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में संख्याएं बतानी है ना, तो 50 तो यहाँ तक 600 इंक्लूड हो गया इसके अंदर, ध्यान से समझते चलो इस बात को। तो इससे पहले कितनी संख्याएँ होंगी बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 49 होंगी। क्लियर है, ध्यान से समझो। अब अगर हम 1 से शुरू करें इस तरह से, मैं इसको इस लाइन पे बता देता हूँ, देखो जरा यहाँ से, तो अब यहाँ तक तो 49 होगी टोटली ये, और यहाँ तक है बच्चों ये 8, 100 से पहले हमें तो सिर्फ ये बीच की बतानी है ना, तो ये तो संख्याएं कट जाएंगी, इसमें से 49 में से 8 को माइनस कर दो तो 41 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इनके बीच में कितनी संख्याएं बच्चों 41 हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन अब आपके लिए बना दिए, समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 18 तथा अंतिम 3 का जो औसत है वो 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा हमारे पास क्या दे रखा है, 4 संख्याएं दे रखी हैं। हम मान के चलते हैं कि P, Q, R और S, ये 4 संख्याएँ हैं, ठीक है जी। जो योग होता है बच्चों, ध्यान से समझो जरा इसको, वो क्या होता है औसत गुना में संख्या, औसत गुना में संख्या, ये होता है हमारा योग। क्लियर। अब देखिएगा आपको ये कहा गया कि पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि P प्लस में Q प्लस में R, ये कितना दे रखा है बच्चों 18 दिया गया है। 3 से आप इसको गुना करते हो तो कितना आता है 54 आता है। समझ पा रहे हो इस बात को। दूसरा आपको क्या कहा गया है कि अंतिम 3 यानी कि P Q R और साथ में क्या आएगा S, इनका औसत कितना दे रखे 16, उसको भी 3 से गुना कर दीजिएगा। कितना आ गया बच्चों देखिएगा 48। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना, इस तरह से करके इसको माइनस कर दीजिएगा। Q से तो Q कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास बच्चा बच्चों यहाँ से फर्स्ट और लास्ट। जब यहाँ से माइनस करोगे तो कितना बनता है 6 बनता है। अब यहाँ देखो लास्ट वाली संख्या आपको 19 दे रखी है, ठीक है जी। तो P माइनस में 19 और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा 16 के, तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो 25 आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझते चले जरा, स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। दूसरी बात बच्चों ये है, ये हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 400+ वीडियोज़ हैं,
उनको आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है और हर एक सब्जेक्ट की बनाई हुई है। जैसे उसमें मैथ्स है, आपके पास इंग्लिश है, SST है, हिंदी है, साइंस है, हरियाणा जीके है। तो आप हर तरह की वीडियो, इवन कंप्यूटर, हर तरह की जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो HSC के पूरे एग्ज़ाम को कवर करता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। चलिएगा और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखिएगा 2500 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। अम्ल और पानी का नए मिश्रण में क्या अनुपात होगा? देखिएगा जरा क्या कहा जा रहा है बच्चों आपको। ये कहते हैं टोटल जो मिश्रण है वो 25 लीटर टोटल था, ठीक है जी। उसमें से 4:1 यानी कि तो अम्ल हो गया और ये आपके पास पानी है। इसमें क्लियर है इतनी बात? 4:1 के अनुपात में तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो अनुपात की योग कितना बनता है बच्चों? 5 बनता है। इसका मतलब 25 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। क्लियर है? ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लीटर तो इसमें अम्ल हो गया और जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लीटर जो है इसमें पानी हो गया। अब आपको क्या कहा जा रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। यानी कि जो 20 लीटर पानी अम्ल है वो तो हो गया हमारा, पानी जो है वो 5 लीटर था, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, ठीक है जी। अब की बार आपको ये दिया गया 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। यानी कि अब देखिए पानी का कितनी मात्रा होगी बच्चों? यहाँ से 8 हो गई है और अम्ल जो है वो कितना है? 20। तो इनका अनुपात पूछा गया आपसे। तो जब आप इनके अनुपात की बात करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कितना आएगा बच्चों? देखिएगा 5:2। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबो दी जाती है। पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप किस वे से करेंगे देखो ज़रा ध्यान से। हम इसको पहले एक डायग्राम से समझा दूँ मैं आपको, बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। ये यूँ कहा जा रहा है भी आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है जी, जो उसकी त्रिज्या है व्यास 12 दे रखा है तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। कहते भी इसमें पानी भरा हुआ है इस तरह से। एक कोई गेंद है जिसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। जब हमने इसको इसमें डुबोया है तो जो इसका पानी का स्तर है वो कितना बढ़ गया वो हमसे पूछा गया है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो पानी का स्तर सपोज करो ये बड़ा है तो ये किसकी वजह से बढ़ा? इस गेंद की वजह से, क्योंकि गेंद इसमें डुबोई गई है। तो इसका मतलब जो पानी यहाँ से बड़ा है जितना आयतन पानी का तो वो गेंद के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। जब भी आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन करें ज्योमेट्री के रिगार्डिंग तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम क्लियर हो, फॉर्मूला आपको बस क्लियर होना चाहिए और साथ में यूनिट यानी कि मीटर सेंटीमीटर वो सब क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से क्या आएगा बच्चों? जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h और जो गेंद का आयतन होता है यानी कि गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, हो सकता है आपको इनको थोड़ा सा लर्न करने में टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन तो बच्चों आएंगे ना एग्जाम में, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से करने ही करने हैं। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, इजी बना देंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। r² का मतलब क्या बच्चों? देखिएगा यहाँ पे 12 को आप 2 बार गुना करोगे यहाँ से, ठीक है जी, और यहाँ पे 4/3। अब यहाँ देखिएगा r3 टाइम्स है तो ये 6 इंटू में 6। अब ये ध्यान रखना ये गोले की जो त्रिज्या उसको हम ले रहे हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। इन दोनों से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 इंटू में 2, ठीक है जी, एक 2 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 2। तो जो h की वैल्यू आई आपके पास वो 2 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, इतनी बात, यानी कि जो इसमें पानी में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 2 सेंटीमीटर की हुई है। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन को, A व B की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। उनमें दोनों ही 6,000 रुपये की मासिक बचत भी कर लेते हैं, तो A की मासिक आय कितनी होगी? इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है, इसको 2 वे से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रेशो मेथड से करेंगे। इसमें आय हमें दे रखी है बच्चों इसमें 4:3, ठीक है जी, और जो खर्च का अनुपात दे रखा है बच्चों वो हमें दिया गया है इसमें 3:2, ठीक है। और दोनों की जो बचत है, बचत को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कई बार ये बचत बच्चों सेम होती है और कई बार ये बचत जो है वो अलग अलग होती है, तो हम इस वजह से इसको समझेंगे। हमने बचत दोनों की यहाँ पे लिख दी। इस क्वेश्चन में दोनों की बचत है 6,000,
ठीक है। जो निकालना है उसको हमने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद हमने सारे को इस तरह से लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करके और इनका डिफरेंस देख लेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9, तो इसका मतलब बच्चों 1 का डिफरेंस आया। ठीक है जी, 9 में से 8 गए तो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी ऐसे करनी है अप्लाई, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से बच्चों कितना हो गया देखिएगा 18,000, ये कितना हो गया 12,000। तो आपने क्या करना, 18 में से 12 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा बच्चों 6,000 ही आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6,000 आ गई। अब आपको ए की आय निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ए की जो रेशो में भाग है वो कितना है 4 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चों, ये 24,000 आ गया। अगर बी की आय भी पूछी जाए तो आप क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे इसको, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिएगा 18,000 आ जाएगा। अगर बाई चांस वो कुल आय पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले बच्चों, कुल आय, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब डिस्कस करेंगे। कुल का मतलब क्या, आप दोनों अनुपात को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा 42,000 आ जाएगा। और अगर आप ए और बी की आय को ऐड करते हैं तो वो भी 42,000 बनती है। समझ पा रहे हो इस बात को, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखिएगा क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में बच्चों। यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना है। ध्यान से समझो जरा स्टेटमेंट को। आपको ये कहा गया कि दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो 24 है और जो उनका गुणनफल है वो 143 है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है कि पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक तो बच्चों आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 24 का स्क्वायर करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके वो रख दीजिएगा। ये तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखो पी और क्यू यहाँ पे भी हैं, पी और क्यू यहाँ भी हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ एडिशन में। ध्यान से समझो लो जरा स्टेप को। अगर हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे रख के कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसी संख्याएं हैं, देखिएगा थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। 11 को अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 143 आता है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में भी चेक करके देख लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ध्यान से समझ लो। जब हम इनको करते हैं तो बच्चों कितना बनता है, यहाँ से देखिएगा 11 में 13 को प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को। अब हमें निकालना क्या बच्चों, इनका स्क्वायर निकालने हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिएगा 121 होता है। 13 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 1769 आ जाएगा। तो जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये 290 आ जाएगा। तो इस वजह से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इस मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हैं, खुद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वह एक कार्य बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये 2 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के, ध्यान से समझते चलो जरा इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले तो स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है कि जो क्षमता की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, क्षमता की, यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है, एफिशिएंसी। इसको समझाता हूँ बच्चों भी। यहाँ देखो जरा क्या कहा गया, जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा सक्षम कारीगर है। सक्षम कारीगर का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान के चलो कि एक बी जो है वो 1 ईंट ही उठा पाता है, तो ए जो है वो 3 ईंट उठा पाएगा। समझ रहे हो इस बात को। बी अगर 1 ईंट उठाता है तो जो ए है वो उसके मुकाबले 3 गुना यानी कि 3 ईंटें उठा लेता है। समझ रहे हो। तो अगर किसी काम को कराना पड़ जाए, सपोज करो कि 3 ईंट ही हमें उठानी है, ओके, तो ए बताइए उसमें कितना टाइम लगाएगा। यहाँ पे हम समय कर देते हैं, डायरेक्ट बताऊँगा बेटे फिर इसको। 3 ईंट उठाने में ए को कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, 1 मिनट लगा लो। इसको कितना लगेगा, 3 लगेगा। ठीक है ना, इतनी बात। तो आपने क्या करना, ध्यान से समझो जरा स्टेप को। समय के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो लिख दो यहाँ पे और इसको लिख दो यहाँ पे। समय के लिए हमने क्या करना, 1:3 लिख दिया। समझ रहे हो इस बात को। अब आपको क्या कहा गया, अभी जो ए है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है। ये स्टेप बच्चों समझने का है। बी से 60 दिन कम समय लेते हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 60 आ गया हमारे पास। यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कितनी आई, 30।
अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए है, ठीक है, ए का तो एक ही यूनिट है यहाँ पे, यानी कि ए तो लगा रहा है उसमें 30 दिन। अब जो बी है, बी कितने दिन लगाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बी जो है वो 90 दिन इसके अंदर काम के लगाएगा। समझ पाए इस बात को। तो जो क्षमता होती है समय का और क्षमता का, जो अगर हम बात करें अनुपात की, तो ये इस तरह से आप करके कर सकते हो। ओके, क्षमता यहाँ पे दे रखी 3:1 में, और ये कितना आ जाएगा, 1:3 में आ जाएगा हमारे पास। अब कई बार बच्चों ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज में भी दे देते हैं एग्जामिनर। ध्यान से समझिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि ज़्यादा परफेक्ट से, तो बी वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है इसके अंदर, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बी है वो ए से 50% अधिक दक्ष है, तो प्रतिशत का जब भी आएगा तो हम 100 मान लेंगे इसको। कौन है बच्चों, बी है ए से, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 150। तो ध्यान से समझना, ये क्षमता दे रखी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्षमता कितनी आई, 2:3, लेकिन जो समय है बच्चों वो तो आप लोग रिवर्स में लिखोगे ना इसको, 3:2। अब आपको क्या दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस दे रखा था, इसमें ये बोला गया है जो ए है वो उस काम को 12 दिन में करता है, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 12 के इक्वल आई। हम यहाँ से ए की यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हमसे पूछा गया बी कितने दिनों में करेगा, तो इसका मतलब क्या, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे कितना है, 4×2 = 8। समझ रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन होते चले जाएंगे, विद इन सेकंड में आप आंसर्स निकाल पाओगे। और जैसे जैसे आपको क्लास पसंद आती चले जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। 3 तरह के क्वेश्चन बच्चों इसमें बनते हैं, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस वजह से समझते हैं। ये हमें एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, सर्कल दे रखा है। जीवा का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, इस तरह से जो लाइन मिलती है उसको हम जीवा बोलते हैं। ये रहा बच्चों केंद्र, इसका ध्यान से समझो जरा। अगर हम इस पर इस तरह से एक लंब डाल लें, लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये इसका केंद्र है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई बच्चों, त्रिज्या हो गई। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, या तो वो त्रिज्या का माप पूछेगा एग्जामिनर आपसे, या लंबवत दूरी पूछेगा, या फिर जीवा की लंबाई पूछेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया देखिएगा, जो ये ए बी है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर तो ये हुई और 4 सेंटीमीटर ये हुई। ध्यान से समझो जरा, ये जो लंब है परपेंडिकुलर, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। और यहाँ पे देखिएगा कितनी देर की है, 3 दे रखी हमें, ठीक। इसको थोड़ा सा ना बच्चों मैं यहाँ पे एक पिक्चर से और क्लियर कराता हूँ, यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये ए है, ये एम है और ये ओ, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर लंब आपको दे रखा हो और आधार आपको दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और उसको कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। इस 25 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो आपके पास ये वाली जो भुजा होती है जिसको हम कर्ण या परपेंडिकुलर बोलते हैं वो आ जाएगी। कितनी वैल्यू है बच्चों 5, और यहाँ से हम देखते हैं तो त्रिज्या कितनी होगी अब हमारे पास 5 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, सिर्फ आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। एक क्वेश्चन हम इसमें और डिस्कस करते हैं, देखिएगा जरा। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए इसमें हमें जीवा फाइंड आउट करनी है। 2 क्वेश्चन बच्चों मैंने सेम लिए हैं आपके पास, देखिए ताकि आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ देखो जरा, ये हमारे पास है ए और बी, ये दे रखा है इसका यहाँ पे केंद्र। अब की बार आपको क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पे त्रिज्या दे दी हमें, ठीक है, दोनों तरफ से कितनी आ गई 17, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी हमें दे रखी है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। और उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखिएगा, ये जो लंबवत दूरी है इन त्रिज्या को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, जितनी बात। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की, यानी कि इसमें जीवा की लंबाई निकालनी है, ठीक है जी। हम इसको फिर से यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे इस वे से देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये कितना बच्चों देखिएगा 17 और ये कितना है 15। तो जब कभी भी हमारे पास इस तरह से दे रखी हो एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये इसका कर्ण दिया हुआ है,
देखो इसमें समझने की कोशिश करो ज़रा, जब ये दोनों भुजाएं होंगी तो स्क्वायर निकाल के प्लस करना है, और अगर ये भुजा दे रखी हो तो इनमें से कोई सी भी संख्या भुजा दे रखी हो तो उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। जैसे इसमें देखिएगा 17 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इतना नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट करना है इसको। इसमें से माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 64, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, कितना आया बच्चों देखिएगा 8 आया। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास 8 भी होगा, लेकिन इसका आंसर 8 नहीं आया, क्योंकि 8 तो बच्चों इतना पोर्शन आया ना ये AM, हमें तो A B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो यहाँ से समझते चलो, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, तो प्लस कर दो उसको, या 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखिएगा 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15 व 23 के स्थान पर गलती से 51 व 32 लिख दी गई हैं, तो सही औसत क्या है। इस तरह के क्वेश्चनों को डील करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, देखिएगा हमें ये दे रखा है कि 10 संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है हमें 30। ठीक है जी, ये औसत दिया गया है और ये है हमारी संख्याएं। क्लियर है बच्चों। ठीक, अब देखिएगा हमें क्या कहा गया है कि जो 15 हैं और जो 23 हमें दे रखा है। ठीक है जी, ये जोड़ना था हमें, इनको प्लस कर लो, ये तो हमें ऐड करना था इनमें, लेकिन गलती से क्या हुआ, जो 51 और 32 है वो जोड़ दिया गया, यानी कि हमने 83 इसमें गलती से जोड़ दिया जो नहीं जोड़ना था। ध्यान से समझो जरा इसको। ठीक है जी, तो हमसे ये पूछा गया, देखो जुड़ा हुआ 83 है, जोड़ना कितना था 38, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है 45, यानी कि हमने इसमें 45 जो है वो ज़्यादा जोड़ दिया। ठीक है, जितनी बात। तो योग क्या होता है बच्चों, संख्याओं को और औसत को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये योग आ जाता है आपके पास। ठीक है जी, 10 दिए 30 तो 300 आ गया हमारे पास। अब देखो ये 45 जो है वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो ये आया हमारे पास 255। ठीक है जी, तो यहाँ यानी कि जो सही जोड़ आना था वो हमारा 255 आना था, तो एवरेज निकालना हमने, औसत निकालना, वो क्या होगा 255/10, यानी कि कितना आया बच्चों ये 25.5 आंसर हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझने का बच्चों, देखिए यहाँ तो 10 और 30 था, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन कई बार यहाँ संख्याएं ऐसी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसको हम एक वे से और भी कर सकते हैं। देखो जरा, ये जो डिफरेंस है ना, इसको डिवाइड कर दो आप संख्याओं से, तो ये कितना आ गया बच्चों 4.5, ये माइनस में है, यानी कि हमें निकालना था उसमें से। ठीक है ना, इतनी बात, क्योंकि ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो आपने क्या करना माइनस। अब माइनस किस में से करना, औसत में से माइनस करना बस। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है जी, और अगर जोड़ना हो तो आप क्या करते बच्चों, इसको प्लस कर लेते। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो एक स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना है। ठीक है जी, ध्यान से समझो जरा। सपोज करो कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था। ठीक है, जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वो 10 मिनट देरी से पहुँचता है। ओके, बहुत इजी कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ज़रा समझ लो। जब उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा ऑब्वियसली, समझ रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पे वो पहले पहुंच जाता है। आपने क्या करना बच्चों, जब दूरी निकालनी है ऐसे क्वेश्चनों में तो इन दोनों चालों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 4 गुना में 3, और नीचे इन दोनों का जो है बच्चों वो अंतर लेना आपने। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि ये देरी है और ये पहले है, तो जो समय यहाँ पे दे रखा है उसको आपने प्लस कर देना। ध्यान से समझो, अगर दोनों जगह देरी होगा या दोनों जगह पहले होगा तो आपने माइनस करना, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना। अब क्योंकि चाल जो है वो किलोमीटर पर हार में है और ये समय जो है वो आपके पास मिनट में है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसको 60 से डिवाइड करना है। बस इतना सा स्टेप समझ लो, बहुत ईजी आपका ये आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसमें से निकाल पाओगे। तो ये 6 किलोमीटर जो है बच्चों वो दूरी आई। अगर बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपके माइंड में 2 चीज़ें आ सकती हैं कि इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दीजिएगा, इन दोनों को
माइनस करके स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको ओपन करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी एक लेंथी सिस्टम में जाएगा। और अगर आप तुक्के से करना चाह रहे हैं कि इसमें डेसिमल है कि इसमें डेसिमल है, तो फिर आपका आंसर डी होगा, वो भी गलत होगा। तो बच्चों अगर आप तुक्कों के भरोसे बैठे हैं, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि यूं ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा बिना कंसेप्ट को क्लियर, मुश्किल है। चलिए हम देखते हैं कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इजीली आप कर लेंगे। देखिए जैसे इसका ऑप्शन जो बी है वो ही इसका आंसर है 2, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर 2 ही मिलेगा आपको। सिर्फ टाइप ये होनी चाहिए, ओके। इसकी पहचान भी हम आपको कराएंगे। अब हम इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या काम करता है वो हम आपको सिखाते हैं। देखिएगा बच्चों, ये है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। पहले हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, आपने सिर्फ रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करना है, a माइनस बी, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये देखिएगा, ये जो टाइप है हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर प्लस में a माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं इस तरह से, तो ये a प्लस बी स्क्वायर और प्लस a माइनस में बी स्क्वायर इस तरह से है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल होंगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये 2a स्क्वायर, और इसी तरह से b स्क्वायर, तो दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, यानी कि इस सारे का रिजल्ट हमारे पास ये आया। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये a प्लस बी स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर है, बीच में क्या बच्चों देखिएगा प्लस है, नीचे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर है। तो यहाँ से बच्चों इसका जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा, ठीक है। ध्यान से देख लें जरा आप इसको, क्योंकि आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका। और नीचे से क्या होगा, देखिए 68.5 स्क्वायर प्लस में 4.16 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों, यहाँ से 2 आया, जो मैंने आपको कहा था ऑप्शन बी। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये टाइप इस तरह से बन रही है, तो आप सीधा डायरेक्ट इसका आंसर 2 लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, देखिएगा ये तो इससे भी मुश्किल क्वेश्चन नज़र आता है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्म को किस तरीके से यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके। अब यहाँ देखिए a प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चों माइनस आया, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, माइनस है तो यहाँ पे a माइनस में बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इनमें यहाँ पे माइनस कर देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको अब की बार हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा अब की बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 4ab, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या बनता है वो भी देखते हैं हम। तो यहाँ से देखिएगा ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस में b होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 4ab। a क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा 283 अंडर रूट में, और 151 ये भी अंडर रूट में है, और नीचे भी आपको यही दे रखा है बच्चों, ओके, कैंसल। तो आंसर कितना है 4। तो जब कभी इस तरह की टाइप कोई भी एग्जामिनर पूछे आपसे, तो आपका आंसर यहाँ प्लस है तो 2, और यहाँ पे माइनस है तो बच्चों 4। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, टाइप को अच्छे से समझ लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे बच्चों हमने एक क्लास और भी बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप डायरेक्ट लगा दोगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों हम आपको और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी आपने आंसर निकाल कर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना है। और अगर आप इसका चाहते हैं कि इसके शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो हमारी ये वीडियो ज़रूर आप देख लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं इसको मानव मूलधन लेकर चलेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। भाई पहले साधारण ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों का अंतर निकालें, फिर सॉल्व करें, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। जब ये 2 वर्ष का अंतर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लें जरा इसको। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर, जिसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान रखना है PR² और बाय में 100²। ये जो R है ये दर होगी हमारी, और जो P है ये मूलधन होगा,
ठीक है, और डी जो है वो डिफरेंस। यहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं और आप दर भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो अंतर है वो 4 दे रखा है हमें, और पी इसी तरह से जो हमारे पास दर है वो कितनी दे रखी है 4%। तो आप क्या करेंगे 4 × 4, और बाय में 100 स्क्वायर है तो बच्चों क्या करेंगे आप 2 बार इसको इस तरह से लिख देंगे। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, जब आप इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 25 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो P की वैल्यू है बच्चों वो आई आपके पास 2500। क्लियर है, बहुत इजी है, सिंपल सा है क्वेश्चन, आप समझ लीजिएगा अगर इस फॉर्मूले का यूज करना आ गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 155 रुपये है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा गया है, कितने का पूछ रहे हैं बच्चों 3 वर्ष का, तो इस फॉर्मूले को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़े से चेंज के साथ। देखिएगा यहाँ तक तो आप देख रहे होंगे PR² सेम है, क्योंकि यहाँ 3 साल आपको दे रखे हैं तो आपने सिर्फ एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है। ओके, और नीचे भी क्या आएगा बच्चों देखिएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 इयर्स है, और यहाँ पे कितना था बच्चों 2 इयर्स था, तो यहाँ पे हमारा 2 था। सिंपल सी चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है ये। ओके, 155 यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि अंतर हमें दे रखा है, मूलधन हमें इसमें निकालना है, जो दर है बच्चों वो हमारी 10 दे रखी है, और यहाँ से देखिएगा 300 और प्लस में 10, ठीक है, और बाय में जो 100 है बच्चों वो 3 टाइम्स करना है आपने। कितने टाइम्स करना है 3 टाइम्स करना है, तो अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये देखिएगा ये कितना हो गया बच्चों 310 हो गया, तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, और अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 5। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आया बच्चों 5000 रुपीज़, यही आपका आंसर है। तो दोनों फॉर्मूले से बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से आगरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा बच्चों इस तरह से ये दिल्ली से आगरा की तरफ वो गाड़ी गई है 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, और 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो वापस आई है। ओके, और आपसे बच्चों पूछा गया औसत चाल। तो जैसे ही औसत दिमाग में आता है बच्चों तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत आंसर आपका आएगा। ठीक है, इसका आंसर 50 नहीं आएगा। देखिएगा क्या करते हैं इसमें, अगर मैं इसको बच्चों x कहूँ और इसको y कहें। अब यहाँ पे एक बात चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो ये दूरी है समान होनी ज़रूरी है। देखिए यहाँ से गए और फिर वापस आए हैं, यानी कि दूरी समान है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे औसत चाल के लिए 2xy/x प्लस में y। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई बार एक ही दूरी इस तरह से होगी और आधी दूरी जो है वो x से और आधी दूरी जो है वो y से, इस टाइप का क्वेश्चन भी ये बन जाता है। बस इसमें ध्यान रखिएगा दूरी समान होनी चाहिए, यहाँ पे भी आधी आधी हो गई और यहाँ पे जाकर वापस आने पे दूरी समान हो गई। तो 2xy/x प्लस y यानी कि 40 इंटू में 60, और नीचे दोनों को प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 100। अब देखिए जिन्होंने आंसर 50 निकाला था इसका वो कितने गलत थे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 48। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि अगर वो ये कहे एग्जामिनर आपसे कि जाकर आने में कुल 10 घंटे लगे या कोई भी टाइम आपको दे और आपसे पूछ ले वो दूरी कि दूरी कितनी थी जाकर आने में, यानी कि कुल दूरी कितनी तय करी है, तो आप क्या करेंगे, दूरी क्या होता है बच्चों देखिएगा 4 गुना में समय, क्या होता है 4 गुना में समय। अब 48 गुना में आप 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों, ये कुल दूरी पूछेगी आपकी जाकर आने में। अगर एक तरफ की पूछी जाए तो आप क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से ज़रूर समझने की कोशिश करें, फिर ही आप आंसर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको बच्चों हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा पहिए का मतलब क्या है, कि वृत्त के आकार का होगा। पहले तो आप ये समझिएगा भी एक चक्कर में तय दूरी का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए कोई पहिया है, हम यहाँ से इस तरह से बात करते हैं, इस पहिए को ऐसे घुमाया गया और ये पहिया यहाँ पर पहुँच जाता है। क्लियर है,
तो ये जो यहाँ से चलकर ये जो दूरी तय करी है ये एक चक्कर की तय दूरी होगी। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एक धागा लें और उस धागे को इस तरह से इस पर लपेट दें तो यानी कि ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए परिधि होगी, सर्कमफेरेंस होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। अब इस क्वेश्चन में r जो है वो आपको दे रखा है 0.25 मीटर। इसका मतलब क्या है 25 बाय में 100 यानी कि 1 बाय में 4 मीटर। तो हमें निकालने बच्चों इसमें देखिएगा परिधि यानी कि 2πr। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बाई में 7 और यहाँ से 1 बाई में 4। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आया बच्चों 11 बाई में 7 मीटर। दूसरी बात बच्चों आपने क्या ध्यान रखनी है, इसमें हमें निकालनी है संख्या। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ, जब कभी भी संख्या निकालनी हो तो कुल और बाय में आपने 1 का कर देना, 1 का। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार आपको यूज करना है बच्चों, फॉर्मूले या क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। कुल यानी कि जो भी कुछ आपको दे रखे और नीचे जो आएगा उसमें 1 का। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कुल दूरी और नीचे एक चक्कर में तय दूरी। ओके, समझ रहे हो इस बात को, एक चक्कर में तय दूरी। अब कुल दूरी कितनी है बच्चों दे रखी है आपको, 11 किलोमीटर दे रखी है, ये बात ध्यान रखिएगा, 11 किलोमीटर। और ये किस में बच्चों, मीटर में। तो सबसे पहले तो आप उस किलोमीटर के मीटर बनाइए, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 11 बाई में 7 है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से हट जाएगा तो 11 से 11 कैंसिल, यानी कि 7000 चक्कर जो है वो आपका आंसर आया। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्रम से 12 व 924 है, तब ऐसी संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी। हमें यह निकालना है बच्चों। हमने इसको अच्छे तरीके से पहले समझाया हुआ भी है। एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस बच्चों हम आपको थोड़ा सा फास्ट कराते हैं। पूरी डिटेल के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से सारे वीडियोज और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा थोड़ा फास्ट भी चलते हैं। दो संख्याएं बच्चों हमने P और Q लिया है, हमें HCF दे रखा है यहाँ पे 12 और जो LCM है वो दे रखा है बच्चों 924। क्लियर है। तो अगर इस तरह से कोई संख्याएं हम लेंगे तो ये 12x होगी और ये 12y होगी। ठीक है, इस तरह से हम दो संख्याएं मान के चलते हैं। HCF से x और y हम इस तरह से रख लेते हैं। एक बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू Q HCF और इंटू में LCM, यानी कि अगर दो संख्याएं हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाता है उनकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 12x 12y और यहाँ से बच्चों क्या होगा 12 इंटू में 924। 12 से 12 कैंसिल हो गया, जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 77 आया, यानी कि XY जो है बच्चों वो 77 के इक्वल आ गया दोनों। ठीक है, अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 77 आता है। एक तो आया था 1 इंटू में 77 और दूसरा क्या आता है बच्चे 7 इंटू में 11, तो ये भी 77 आएगा। ठीक है, इस तरह के ऐसी कितने बने बच्चों हमारे पास, ये पेयर 2 बने हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास 2, यानी कि 2 ही जोड़े ऐसे संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका वह कुछ भाग 8% लाभ पर, शेष भाग 18% लाभ पर बेच देता है। इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ प्राप्त होता है। 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। जब कभी बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आपने हमेशा एलिगेशन मेथड से करना है, मिक्सचर मेथड से करना है। ठीक है, ये 8% है, ये 18% और यहाँ पे जो कुल होता है ना, सारे सौदे पर जो भी लाभ हानि कुछ भी दे रखा है आपको, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से देखिएगा, कुल पे लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है तो हम एलिगेशन मेथड से इसको करते हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है 4 और यहाँ पे माइनस लेना अपने, देखिए पॉजिटिव है तो 14 में सेट गया तो कितना आया 6, यानी कि 2:3 आया। क्लियर है, इसको मोर कैंसिल, ये जो 2 है इसको रिप्रेजेंट करेगा और जो 3 है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, अब हमें निकालना है कि जो 18% पे है वो कितने चीनी उसने बेची थी। तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 1000 है कुल, अनुपात में हिस्सा कितना है 3, क्योंकि 18% का कितना रिप्रेजेंट करे 3 और नीचे अनुपाती योग लिखते हैं हम। तो ये 18% पे जो चीनी बेची है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब कितना बच्चों देखिएगा 600 kg।
क्लियर है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अनुपाती योग किसके बराबर है 5, ये भी सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये किसके इक्वल है देखिए, रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अब आपको इसकी निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो 6, और यहाँ से अगर 2 के भी निकालनी है तो 2 के। ये भी मेथड आप सीख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चली, कितने नए व्यक्ति आए थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, डैट इज़ MD। ओके, M2 और D2, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। कंप्लीट फार्मूला बच्चों MDH फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो M1 है वो कितना दे रखिए आपको 1500। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो दिन है, जैसे 50 दिन के लिए भोजन था, 15 दिन के पश्चात जो भी चेंज हुआ तो आप उसको माइनस कर दें, तो 50 माइनस में 15 कितना आ जाएगा बच्चों 35। ये आपने लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसी तरह से M2 है जो, अब आपको ये कहा गया है कि कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए, तो इसका मतलब x हम मान लेते हैं। 1500 पहले थे तो x ये इसमें प्लस कर देंगे तो 15 प्लस में x। ठीक है, और D2 यानी कि वो जो भोजन था वो कितने दिन चला, 25 दिन और चला। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको समझाया गया है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो डायरेक्ट यूज कीजिएगा। M1 की वैल्यू कितनी है 15 है, D1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 15 ही लेना है, क्योंकि 15 दिन का तो भोजन वो कर चुके हैं। तो 35 डेज हम यहाँ पे लेंगे, 1500 प्लस में x और इंटू में 25। तो जब बच्चों हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2100 और 15 प्लस में x। जब इसको माइनस करेंगे इधर ले जाकर तो 600 जो है वो नए व्यक्ति आए थे। डैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसके विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर हैं। 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट करने का खर्च कितना होगा। अगर बच्चों आपको ये नहीं क्लियर है कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या क्या होते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इनकी डिटेल और इनके पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए हुए हैं। देखिए बच्चों, जो समचतुर्भुज की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, इंग्लिश में इसको रोम्बस बोलते हैं, उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्ग भी होता है, वर्ग में एंगल जो हो वो 90 डिग्री का होता है, समचतुर्भुज में एंगल जो हो 90 डिग्री का नहीं होता। अब यहाँ देखिएगा इसके विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लें, इसके विकर्ण दिए गए हैं। D1 अगर मैं पहले वाले का नाम दूँ, D2 सेकंड का, तो इसकी वैल्यू 18 मीटर दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर। तो बच्चों जो एरिया होता है ना समचतुर्भुज का, जो एरिया होता है उसको फॉर्मूले 2 है हमारे पास, 1/2 D1 और D2 और एक बेस इंटू में हाइट। ये दोनों फार्मूले हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको विकर्ण दिए गए हैं तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ बच्चों और समझनी है, इसमें ये बोला गया आपको कि दोनों पृष्ठों पर पेंट करना है। मतलब क्या है कि चादर के इस तरफ भी और चादर के दूसरी तरफ भी, तो ये फार्मूला तो सिर्फ फ्रंट का आएगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ का जो एरिया बनेगा तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात, 2 से मल्टीप्लाई इसको और करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बच्चों 360 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा जो 1 मीटर पर खर्च है, 1 वर्ग मीटर पर खर्च, वो 3 रुपये है। तो 3 से बच्चों आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आंसर कितना आ गया बच्चों 1080 रुपीज़। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्गमूल में x दिया गया है और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम इसको बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वर्गमूल में है x, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, ये 700 है, जो 700 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देंगे यहाँ से। इसी तरह से 80 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास 6400, तो हम यहाँ पे 6400 वैल्यू पुट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं 6400 से, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास 80, और 80 को हम यहाँ पे रख के देखेंगे। क्लियर है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई है 80। तो यहाँ से ये टोटल बना बच्चों देखिएगा 100, ये भी स्क्वायर रूट में है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10।
तो जब हम इसको यहाँ से दोबारा प्लस करेंगे तो कितना बनता है ये 25, और 25 का बच्चों स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 के इक्वल होता है, जैसे राइट हैंड साइड में दे रखा है। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6400 इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है बच्चों इसका करने का। आप इसको ट्राई इस तरीके से भी कर सकते हैं जो काफ़ी बच्चों ने किया भी है, तो ये लॉन्ग मेथड रहेगा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू दे रखी है, हम इसको स्क्वायर करके बोथ साइड, क्या करके बच्चों, स्क्वायर करके बोथ साइड, वहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाय 1। क्लियर, लेकिन ये लॉन्ग मेथड होगा तो इसका ऐसे क्वेश्चनों को आप बाय ऑप्शन ही ट्राई करें तो बेटर रहेगा। ये 2 क्वेश्चन बच्चों हम आपको और दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हाँ, इन क्वेश्चनों के ऊपर स्पेशल क्लास हमने एक और ली हुई है, जैसा आप देख रहे होंगे, तो आप वहाँ से क्लास को देखकर फिर भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पहले खुद सॉल्व करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब सबसे पहले तो बच्चों देखिए इसमें जो वर्ड आया है क्रमागत आया, क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चों, साथ लगती हुई, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो इसको बोलते हैं क्रमागत। और ये दे रखे बच्चों प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि इनके बीच में बच्चों एक एक का डिफरेंस होगा। तो अगर इस तरह से हम 7 जो प्राकृत संख्याएं लेंगे तो ये पहली होगी, दूसरी, तीसरी, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसमें ध्यान से देख लो जरा आप इसको, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी दे रखी है, टोटल 7 दे रखी हैं, तो ये देखिएगा हमारे पास टोटल 7 हो गई है। क्लियर, एक तो लॉन्ग मेथड है इसका कि आप इन सभी को प्लस करें और 133 के बराबर रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्लियर है, लेकिन हम उस मेथड से नहीं जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितनी संख्याएं दे रखी है, 7 दे रखी हैं, तो इसका मतलब आप बीच की संख्या को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 3 हमारे पास इधर हो जाएंगी और 3 हमारे पास इधर हो जाएंगी। ये जो बीच की संख्या है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जो आपको योग दे रखा है ना योग, उसको आप नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 19, यानी कि ये बीच की संख्या आ जाएगी हमारे पास, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं, औसत। तो हम यहाँ से इस तरह के क्वेश्चनों में औसत फाइंड आउट कर लेंगे, और वो क्या होगी बच्चों, हमारे पास बीच की संख्या होगी। अब क्योंकि इससे आगे की संख्या क्या होगी, देखिएगा 20, 21, 22, और पहले की संख्या कितनी आ जाएगी 18, 17, फिर यहाँ से क्या आएगा बच्चों 16 आ जाएगा हमारे पास। तो आपसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, वो कितनी होगी 16, आपका आंसर हो जाएगा। इस वजह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से औसत निकालें, और औसत जो होगी इस तरह की संख्याओं में बीच की संख्या होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, देखिएगा बच्चों, 5 क्रमागत समपूर्ण संख्याओं का योगफल 130 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिएगा, एक तो सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि 5 दे रखी हैं आपको और एक सम संख्याएं दे रखी हैं। अब सम संख्याओं में बच्चों 2-2 का डिफरेंस होता है, जैसे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। तो इसी तरह से हम पहली संख्या को अगर x माने तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 2, x + 4, x + 6 और x + में 8, क्योंकि कितनी संख्याएं दे रखी है 5, तो ये हमारी 5 संख्याएं होगी। इसी तरह से बच्चों देखिएगा बीच की संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है। अब इनका योग कितना दे रखे आपको 130, तो आप क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे इसको। जब आप इसको 5 से भाग करते हैं बच्चों ये कितना आता है 26, यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो हमारे पास 26 होगी। अब 2-2 का डिफरेंस डालना है तो 28 होगी और 30, और इससे पहले क्या आएगा बच्चों 24, और यहाँ पे क्या आएगा 22। आपसे अब पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर होगा 30। छोटी संख्या पूछा था इसमें 16, इसमें बड़ी संख्या पूछा तो आपका आंसर होगा 30। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, संख्याओं 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो हैं उनको आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये कहा गया है कि अगर हम इस तरह से 99 और 100 तक की संख्याएं लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो लास्ट में आएंगे हमारे पास, यहाँ पे हमें जीरो की संख्या बतानी है कि कितनी जीरो इसके लास्ट में आएंगी। ओके, देखिएगा अगर इसको देखा जाए सीधा मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड हम आपको बताते हैं। आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि जीरो तब आती है जब हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर देते हैं। सम संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8
कोई भी अगर ऐसी संख्या होगी उसको हम 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास 0 आती है गुणा के अंदर। ठीक है, इतनी बात यहाँ से समझ रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 भी है यहाँ पे, और आगे देखेंगे अगर आप सारे लिखते हैं तो 4 6 सब मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढ लेंगे कि इसमें 5 कितने हैं। तो जो लास्ट में है 100 उसको आपने 5 से भाग कर देना है। बहुत ही आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इस 20 को दोबारा से आपने 5 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 आ जाएगा। और ये तब तक करते चले जाना है जब तक लास्ट की संख्या 5 से भाग होनी बंद ना हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा 4 आके 5 से भाग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, देखिएगा 24। तो इसका मतलब इसमें जो 0 की संख्या आएंगी ना लास्ट में, वो होंगी बच्चों 24। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। तो ये लगातार जब कभी इस तरह से संख्याएं पूछे आपसे तो आपने इस मेथड को अप्लाई कर देना है। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा आप इसका भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कितना हो जाए 1000, तो लास्ट में 0 की संख्या कितनी होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिएगा क्या दिया गया बच्चों, 1 से लेकर 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 25 है, लेकिन बीच में क्या है बच्चों, देखिएगा गैप दिया गया है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं बच्चों, विषम संख्याएं हैं। और आपसे पूछा गया कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 0 कितनी होगी। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि 0 के लिए एक तो 5 होना ज़रूरी है, साथ में कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 और 8 हो। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं पे भी 2 4 6 8 नहीं आता, ना ही इसमें 0 है, तो इसलिए इसके लास्ट में कोई भी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसकी 0 होगी। ओके, तो आपने ध्यान रख लेना है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के क्रम को बदलने पर बनी संख्या का योग 110 हो तो वह दहाई व इकाई के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो 2 अंकों की संख्या होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 32 है। ओके, इसमें ये अंक दहाई का होता है और ये अंक इसका इकाई का होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10x प्लस में y। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है भी x प्लस में y की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसके अंकों का योग कितना होगा। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, अंकों का योग आपको निकालना, तो आपने क्या करना बच्चों, 11 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या और जो संख्या दे रखी है उनका योग हमें दे रखा है 110। क्लियर है, तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें एक टाइप और बनती है बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से, कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 99 दे रखा हो तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिएगा। यानी कि अब की बार आपको निकालना बच्चों इसमें से x माइनस में y। तो 2 ही टाइप आपके पास ये बन रही हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब अंतर होगा तो 9 से डिवाइड करेंगे और जब योग होगा तो 11 से डिवाइड करेंगे। समझ लो जरा इसको ध्यान से कि अंतर होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 से डिवाइड करेंगे, और योग होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। कितना दिया गया बच्चों, 99। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान से समझ लें जरा इसको, कि अगर अंकों का योग पूछा गया है तो आपने 11 से डिवाइड करना है, अंतर पूछा गया तो आपने 9 से डिवाइड करना है। टाइप ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों कई मेथड हैं, लेकिन हम आपको इसमें रेशो सिस्टम से कराते हैं। जो इनकी वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है 5:7। ध्यान से समझ लें जरा इसको। और 18 वर्ष पहले की जो आयु का अनुपात दे रखे बच्चों वो दे रखा है 8:13। अब ये पहले का है तो आपने क्या करना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा माइनस लिख देना इस तरह से। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा हमने क्या करना, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से, और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम। यहाँ से देखिए 13 पंजे 65 होता है और 7 8 56 होता है। ठीक है, तो अंतर कितना है बच्चों, 9 आ गया हमारे पास। ध्यान से समझ लो जरा इसको। ठीक है, अब क्या करना हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। तो देखिएगा जब आप इसको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 234 आता है और ये 144 आता है। तो आप इन दोनों का
अंतर निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आएगा 90 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू किसके इक्वल पहुँच जाएगी बच्चों, देखिएगा 90 के। एक का आप इसमें और कर सकते हैं इसकी शॉर्ट के लिए इस क्वेश्चन को, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्योंकि ये तो सेम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 5 आया, तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 पंजे 90। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं इसको और इस वे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और 1 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 10 आती है। अब देखिएगा वर्तमान आयु पूछी गई है, 1 की 5 है और 1 की 7 है, तो इसका मतलब क्या है 50, और जब हम 7 से गुणा करेंगे 10 को तो कितना आ जाएगा 70। तो यही आपके आंसर्स होंगे। क्लियर है, बहुत आसान है, दोबारा देख सकते हैं आप। जो वर्तमान आयु है उसको बच्चों इस तरह से अनुपात लिख दिया हमने, जो 18 साल पहले का अनुपात है वो हमने ऐसे लिख दिया। पहले का है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों हम माइनस का, और अगर बाद का होता तो क्या करते प्लस लिखते हैं। फिर हमने क्या करना बच्चों इनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 9, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना और इनका भी डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो और आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तो ये उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी आपके पास 50 और 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है जो गाड़ी की लंबाई है वो 270 मीटर दे रखी है। ध्यान से समझ लें आप। जो गाड़ी की चाल है वो 25 किलोमीटर पर हार दी हुई है। ये कहते हैं भी एक विपरीत दिशा से कोई पर्सन आ रहा है जिसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, और ये गाड़ी इस आते हुए पर्सन को कितने समय में पार करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस को हम बच्चों जो लंबाई होती है वो ले लेते हैं। क्लियर, और स्पीड देखिएगा ये विपरीत दिशा में है तो ये दोनों चाल जो है वो प्लस हो जाती हैं, इसका मतलब ये 27। लेकिन जो बच्चों ध्यान रखने वाली बात है वो ये किलोमीटर पर हार में है और ये मीटर में है। किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है ये हम डिटेल में आपको समझा चुके हैं। इस रेलगाड़ी के ऊपर बच्चों हमने पूरी की पूरी अलग अलग क्लासेस लिए रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। हमें निकालना है बच्चों टाइम, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। क्लियर है, तो यहाँ से देखिएगा 270 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 27। अब क्योंकि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हमने बच्चों, तो यहाँ पे 5/18 आता है। 18 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 10 आ गया, 5 2 जा, तो यहाँ से इसका मतलब है 36 सेकंड जो है वो आंसर आया। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर आ रहे मनुष्य को 6 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम देखिएगा इसी वैसे करेंगे। डायग्राम में हम यहाँ पे बनाते हैं। ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमने लिख दी। अब की बार देखिएगा जो गाड़ी की चाल है वो हमें फाइंड आउट करनी है और जो पर्सन है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर पर हार। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 110 मीटर। जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है x प्लस में 6 किलोमीटर पर हार, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। लेकिन अब की बार आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 6 सेकंड। क्लियर है, तो इसका मतलब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा डिस्टेंस बाय में टाइम। तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा यहाँ से x प्लस में 6। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किलोमीटर पर हार में है तो हमें इसको भी किलोमीटर पर हार में ही चेंज करना होगा। तो ये मीटर पर सेकंड है देखिएगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में हम बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों 18/5 से गुणा करना है इसको। ठीक है, इतनी बात। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से 3 आ जाएगा 22, तो x प्लस में 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ 66 माइनस में 6 यानी कि 60 किलोमीटर पर हार। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। बच्चों देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम u ले लेते हैं
जो धारा के अनुकूल दिशा में है। किस में है बच्चों? अनुकूल दिशा में। इसको x प्लस में y लिख देंगे हम यहाँ से, और ये 11 किलोमीटर पर हार आपको दे रखा है। जो प्रतिकूल दिशा है उसको हम v मान लेते हैं, x माइनस में y, और यहाँ पे हमें दे रखा है 8 किलोमीटर पर हार। अब बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो x की वैल्यू है वो तो हमारे शांत जल में नाव की चाल होगी, और जो y है वो धारा की चाल होगी। आपसे नाव की चाल भी पूछा गया और धारा की चाल भी पूछा गया है। तो नाव की चाल ये ध्यान रखिएगा शांत जल में है, यानी कि जब धारा की हम चाल को ऐड उसमें नहीं कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो जरा। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 9.5 किलोमीटर पर हार आंसर आ जाएगा यहाँ से। फिर हमें निकालनी है धारा की चाल। क्या निकालनी है बच्चों? यहाँ से धारा की चाल, उसको हम y लेंगे। उसके लिए क्या करना, आपने दोनों का डिफरेंस कर देना है और उसको भी आपने 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा, क्लियर। अब आप देख रहे होंगे जब हम x और प्लस y करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 11 आ जाएगा हमारा। जब हम इनको माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई जो हो 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से जो आयत होती है यानी कि जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसका विकर्ण हमें दे रखा है 25। कितना दे रखा है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जो लंबाई है इसकी वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता बच्चों जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके लिए लंबाई और चौड़ाई होना ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसकी चौड़ाई आना ज़रूरी है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका कर्ण हुआ, यानी कि आयत का विकर्ण है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो हम माइनस कर देंगे, कितना है बच्चों यहाँ से? 225। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें निकालना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालना था, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं भी। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितना लंबा बांस हम रख सकते हैं? बच्चों ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराया था। जब आप कमरे में कोई भी बांस रखते हैं तो अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं ध्यान से समझ लीजिएगा, इस कॉर्नर से लेकर जो छत का वो वाला कॉर्नर है वहाँ तक के जो लंबाई है वो आपसे पूछी जा रही है, यानी कि ये आपसे विकर्ण के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है L² प्लस में B² और प्लस में S², यानी कि 12² प्लस में 9² और प्लस में 8²। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 64। जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये आता है 289, यानी कि 289 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जो कितना आता है बच्चों? 17 मीटर। क्लियर है इतनी बात? यानी कि जो बड़े से बड़ा बांस हम रूम में रख सकते हैं वो 17 मीटर लंबा रख सकते हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।